हेलो, वेलकम टू निर्मला अकाउंटेंसी क्लासेस। हमारा नाम मिथिलेश सिंह है। क्लास 11th के सिलेबस में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का भी टॉपिक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की है। हम लोगों ने पिछली क्लास में इसकी बात की थी, उसको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ये चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात की थी। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स की बात की थी, जो वही है। बिजनेस ट्रांजैक्शन और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स एक ही चीज़ है। वैसे ट्रांजैक्शंस जो बिजनेस से संबंधित हो और मॉनेटरी टर्म में जिनको मेजर किया जा सके। अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में दो तरह के ट्रांजैक्शन की हम लोगों ने बात की थी, कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। इसके अतिरिक्त ट्रांजैक्शंस को और दो भागों में बांटा जाता है। क्लासिफिकेशन एक दूसरे तरीके से भी किया जाता है, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, इंटरनल ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन में कैश पेमेंट या रिसीप्ट ट्रांजैक्शन के समय ही होता है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में कैश का पेमेंट ट्रांजैक्शन के कुछ दिनों के बाद जो निश्चित होती है होता है। उसी तरह एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, जिसमें एक फर्म होता है, एक बाहर का कोई पार्टी इन्वॉल्व होता है। इंटरनल ट्रांजैक्शन, जिसमें कोई बाहर का पार्टी इन्वॉल्व नहीं होता है, वो ट्रांजैक्शन फर्म के अंदर ही होता है, जैसे डिप्रिसिएशन का लगाया जाए। इसके बाद हम लोगों ने अकाउंट्स की बात की थी। अकाउंट्स के बारे में बात करते समय हमने बताया था, अकाउंट्स एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें एक व्यक्ति से संबंधित ट्रांजैक्शन या एक संस्था से संबंधित ट्रांजैक्शन या एक वस्तु से संबंधित ट्रांजैक्शन एक जगह एकत्र किए जाते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब डेट वाइज लिखे जाते हैं। उसी तरह हमने ये भी बताया था कि अकाउंट्स में अकाउंट उन सारे मदों के लिए होते हैं जो व्यक्ति से संबंधित होते हैं, संस्था से संबंधित होते हैं, किसी एक्सपेंडिचर से संबंधित एक्सपेंस से संबंधित होते हैं, किसी रेवेन्यू से संबंधित होते हैं, कैपिटल से संबंधित होते हैं, एसेट से संबंधित होते हैं, लायबिलिटी से संबंधित होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने कैपिटल की बात की थी। हम लोगों ने कैपिटल के बारे में बताया था कि कैपिटल वो अमाउंट है जो ऑनर इन्वेस्ट करता है। फिर हम लोगों ने बताया था कि कैपिटल में अगर ऑनर कैश के साथ साथ गुड्स और एसेट्स भी लाता है तो वो भी कैपिटल का पार्ट होता है। कैपिटल्स के अन्य नाम भी हैं, ऑनर्स इक्विटी, प्रोप्राइटर्स फंड और नेटवर्थ, ये हम लोगों ने बात की थी। इसके बाद ड्राइंग्स की बात की थी। ड्राइंग्स वो अकाउंट है, ड्राइंग्स वो मद है जिसके अंतर्गत उन ट्रांजैक्शंस को लिखा जाता है जो अगर ऑनर बिजनेस से कैश विड्रॉ करता है या अपने पर्सनल यूज़ के लिए या अपने पर्सनल यूज़ के बिजनेस से गुड्स या सर्विसेज लेता है तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है। फिर हम लोग लायबिलिटी की बात की। लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी आर ऑब्लिगेशंस ऑफ अ बिजनेस टुवर्ड्स ऑर्डर्स एक्सेप्ट ऑनर्स। ऑनर्स के अतिरिक्त जो बाहरी व्यक्ति हैं उनके जो ऑब्लिगेशंस है, दायित्व है, उनको जो देना है वो लायबिलिटी है। लायबिलिटी में भी हम लोगों ने करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी की बात की थी। करंट लायबिलिटी जिसका सेटलमेंट है 12 मंथ्स और उसके पहले कर देना होता है, और नॉन करंट लायबिलिटी जिसका सेटलमेंट हम 12 मंथ के पीरियड के बाद करते हैं। फिर हम लोगों ने बात की थी एसेट्स की। एसेट्स में भी हमने करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट की बात की थी। एसेट को डिफाइन करते हुए हम लोगों ने बताया था कि वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है किसी इंडिविजुअल का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको मनी टर्म में
नापा जा सके। रिसोर्सेज का मतलब यहाँ है दैट द थिंग विच जनरेट usually generate future benefit और it will be beneficial in future। तो इस तरह हम लोगों ने एसेट्स को परिभाषित किया था। फिर हम लोगों ने करंट एसेट देखा था। करंट एसेट वो एसेट है जिसको 12 मंथ्स के विदिन में कैश या कैश इक्विवेलेंट में बदला जा सकता है। और करंट एसेट को हम लोग फ्लोटिंग एसेट या सर्कुलेटिंग एसेट भी कहते हैं। नॉन करंट एसेट होता है। नॉन करंट एसेट जैसे होता है फिक्स एसेट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। फिक्स एसेट वो एसेट होता है जो बिजनेस में उपयोग के लिए खरीदा जाता है, बेचने के लिए नहीं खरीदा जाता है। वो चीज़ें या सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं, इस काम के लिए खरीदा जाता है। और इनको लंबे समय तक बिजनेस में रखा जाता है, मोर देन 12 मंथ्स के लिए। एक बैरियर है कि मोर देन 12 मंथ्स के लिए ही जो रखा जाता है वही हमारा फिक्स एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स होगा। जनरेट बेनिफिट्स फॉर लॉन्गर पीरियड मोर देन 12 मंथ्स, उससे अधिक के लिए जनरेट करता है। अब फिक्स एसेट भी दो तरह का होता है। टेंजिबल फिक्स एसेट जिसको हम लोग इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है और जिसको हम लोग देख सकते हैं और फील कर सकते हैं। दूसरा होता है इंटेंजिबल फिक्स एसेट जिसको हम देख नहीं सकते हैं और जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है और जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हमने टेंजिबल एसेट में लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी आदि बताया था। उसी तरह इंटेंजिबल एसेट में गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, टेक्निकल नो हाउ बताया था। इसके बाद हम लोगों ने बात की थी रिसिप्ट्स की। अब रिसिप्ट्स की बात की थी। रिसिप्ट्स भी दो तरह के होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट वो होता है जो बिजनेस के आमदनी का मुख्य स्रोत होता है, और वैसा रिसिप्ट होता है जो पैसा मिल गया होता है या पैसा मिलना होता है गुड्स या सर्विसेज को सेल करने के बदले में, या एसेट को भी सेल करने के, एसेट्स को सेल करने के बदले में। अब हम या एसेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज में हम लोगों ने एसेट्स और गुड्स में अंतर समझने की कोशिश की है। एक तो एसेट्स का मतलब यहाँ फिक्स एसेट और नॉन करंट एसेट से है। एसेट का मतलब फिक्स एसेट, नॉन करंट एसेट है। अब मैंने यहाँ बताया था कि एक पर्टिकुलर कोई एक वस्तु फिक्स या नॉन करंट एसेट्स या गुड्स मतलब करंट एसेट, गुड्स नहीं होती है किसी एब्सोल्यूट एक वस्तु को। जैसे मैंने उदाहरण लिया था फर्नीचर का। फर्नीचर में डील करने वाले के लिए गुड्स करंट एसेट है, लेकिन वही फर्नीचर ऑटोमोबाइल में डील करने वाले के लिए एक नॉन करंट एसेट है। क्योंकि ऑटोमोबाइल वाला जो वो फर्नीचर खरीदेगा वो लंबे समय के यूज़ के लिए खरीदेगा। वो बिजनेस में उसका उपयोग अपने क्लाइंट्स के बैठने के लिए, अपने बैठने के लिए, शोरूम को डेकोरेट करने के लिए करेगा। लेकिन जो फर्नीचर ये करता है, बना रहा है, वो तो फर्नीचर बनाएगा तो बेचेगा, वो उसका काम ही है। अगर ऑटोमोबाइल वाला व्यक्ति एक ऑटोमोबाइल जिसका बिजनेस है, अगर वो फर्नीचर खरीदता है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, एक एसेट हो जाएगा। लेकिन ऑटोमोबाइल उसके लिए क्या होगा, एक गुड्स होगा। ऑटोमोबाइल का मतलब यहाँ है जो कार बेचता है, ट्रक बेचता है, बसेस बेचता है, मोटरसाइकिल्स बेचता है। उसी तरह फर्नीचर बेचने के वाले के लिए कार क्या होगा, एक फिक्स एसेट होगा, एक नॉन करंट एसेट होगा। क्योंकि वो अगर वो बिजनेस के लिए वो कार या मोटरसाइकिल या ट्रक या खरीदता है तो वो बिजनेस के पर्पसेस के लिए बिजनेस में लंबे समय तक रखता है और उससे बिजनेस को भविष्य में फ़ायदा पहुंचता है। तो इस तरह
चाहे एसेट बेचें या गुड्स बेचें या सर्विसेज बेचें, उनके बेचने से जो पैसा रिसीव होता है या बाद में रिसीव होने वाला होता है उसको हम लोग रिसिप्ट कहते हैं। ठीक है। अब रिसिप्ट को भी हम लोगों ने दो भागों में बांटा था, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट है जो कैपिटल के रूप में ऑनर के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है, या जो ऑनर का प्रॉफिट का शेयर होता है वो बिजनेस में छोड़ देता है और बिजनेस में उसका यूज होता है। उसी तरह डिवेंचर होल्डर के द्वारा भी जो पैसा मिलता है डिवेंचर होल्डर से डिवेंचर इशू करने के लिए, तो उसको भी हम लोग कैपिटल रिसिप्ट के अंतर्गत रखते हैं। या लॉन्ग टर्म लोन लेने से भी अगर पैसा रिसीव होता है तो उसको भी हम लोग कैपिटल रिसिप्ट में ही लेते हैं। इसके अतिरिक्त जो अमाउंट फिक्स एसेट को बेचने से रिसीव होता है या रिसीव होने वाला होता है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, तो उसको भी हम लोग कैपिटल रिसिप्ट लेते हैं। और कैपिटल रिसिप्ट जो होता है वो नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, बार बार ये नहीं होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जो गुड्स या सर्विसेज के सेल करने से पैसा मिलता है, अमाउंट मिलता है या मिलने वाला होता है, उसको रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट को नहीं, हम लोग गुड्स और सर्विसेज के सेल्स जो रेवेन्यू मिलता है उसको सेल्स रेवेन्यू भी कहते हैं। ठीक है। और रेवेन्यू रिसिप्ट में सिर्फ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज का जो पैसा आता है वही नहीं होता है। इसके अतिरिक्त अगर बिजनेस कुछ और काम करता है, जैसे कमीशन मिला, कोई कमीशन एजेंट है उसको रेंट मिला, कोई बिजनेस है जिसने अपने प्रीमिसेस को रेंट पर लेट किया है, तो उसको अगर बिजनेस के द्वारा कहीं पैसा फिक्स डिपॉजिट में डाला गया है, डिबेंचर खरीदा गया है, उस पर जो इंटरेस्ट मिला वो उसी तरह बिजनेस के द्वारा अगर किसी दूसरी कंपनी का शेयर खरीदा गया है, उसमें जो उससे जो डिविडेंड मिलता है वो, ये सारे रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आते हैं और दे आर ऑफ रिकरिंग नेचर। रेवेन्यू रिसिप्ट होता है वो रिकरिंग नेचर का होता है, बार बार होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स को हम दूसरे टर्मिनोलॉजी में रेवेन्यूज भी कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक्सपेंडिचर की। एक्सपेंडिचर क्या है? मनी स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग गुड्स और सर्विसेज और एसेट्स। ठीक है। तीनों तरह की, यहाँ भी वही बात है। जो पैसा, जो एक्सपेंडिचर वह पैसा है जो खर्च किया जाता है, या लायबिलिटी इनकर्ड। लायबिलिटी इनकर्ड का मतलब खर्च किया जाता है या उसको एक्वायर करने के लिए लायबिलिटी हम पर क्रिएट हो जाती है, मतलब हम उतना पैसा देने के लिए लायबल हो जाते हैं। फॉर एक्वायरिंग, क्या प्राप्त करने के लिए? गुड्स हम लोग अब अच्छी तरह समझ रहे हैं जिस चीज़ में हम डील कर रहे हैं, जो जिस चीज़ का हमारा व्यवसाय है। सर्विसेज, या कोई सर्विस रिसीव कर रहे हैं। और एसेट्स क्या मतलब है? फिक्स एसेट्स। तो अगर इनको प्राप्त करने के लिए अगर हम कुछ खर्च कर रहे हैं या लायबिलिटी इनकर्ड कर रहे हैं तो उसको हम लोग एक्सपेंडिचर कहते हैं। एग्जाम्पल है परचेज ऑफ गुड्स, रेंट पेड, सैलरीज पेड, लैंड परचेज्ड। यहाँ देखिए एसेट्स मतलब अगर कैपिटल गुड्स मतलब इसका कैपिटल नेचर है, या फिक्स एसेट भी खरीदा जाता है तो उसको भी, उस पर भी जो खर्च होता है उसको एक्सपेंडिचर कहते हैं। मशीनरी परचेज etc। अब हम लोग एक्सपेंडिचर को भी तीन तरह से बांटते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक तीसरा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हम लोग तीनों को अलग अलग समझने की कोशिश करें। सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? जो कैपिटल गुड्स एक्वायर करने के लिए खर्च किया जाता है।
साथ साथ कैपिटल गुड्स को लाने में जो कैरेज हो लगता है, जो फ्रेट लगता है, या उसको इंस्टॉल करने में जो खर्च होता है, उसको भी कैपिटल गुड्स के प्राइस के साथ इंक्लूड कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर किसी कैपिटल एसेट की जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है, उसको अगर इन्हांस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए मोटा पैसा खर्च किया जाता है, तो ताकि उसकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कैपेसिटी बढ़ सके, तो फ्यूचर में तो उसको भी हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कहेंगे। जैसे सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल में फर्नीचर लेके रहते हैं, अगर फर्नीचर को मॉडर्नाइज किया जाता है या उससे सीटों की संख्या बढ़ जाती है, तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। उसी तरह कोई मशीनरी है, उसकी ओवरहॉलिंग की जाती है, मतलब बड़े पैमाने पर उसका मेंटेनेंस किया जाता है, उसके बहुत प्रमुख जो पुर्जे हैं उसको बदला जाता है। इससे उस मशीन की वर्किंग कैपेसिटी, जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है, तो उसको भी हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। उसके अतिरिक्त दूसरा है रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक गुण, ये भी गुण है, द बेनिफिट ऑफ दिस एसेट्स एक्रू टू फर्म ओवर ए नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी किया जाता है, इसके लिए ये ध्यान रखना चाहिए आपको कि उसका बेनिफिट लंबे समय तक फर्म को मिलना चाहिए। अगर उसका बेनिफिट 1 साल के भीतर तक ही मिलता है, तो उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर की श्रेणी में नहीं रखेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल जैसे है परचेज ऑफ कंप्यूटर्स, लैंड, बिल्डिंग्स, मशीनरी, फर्नीचर, etc। अब हम लोग बात करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? एक्सपेंडिचर incurred to get benefits in the same accounting period। ऐसा एक्सपेंडिचर जो इसलिए किया जाता है कि उसका बेनिफिट उसी अकाउंटिंग पीरियड में या एक ऑपरेशन साइकिल के अंतर्गत मिल जाता है, तो उसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। दे डोंट एनहांस द अर्निंग कैपेसिटी। ये कोई फर्म की जो कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो उसके एसेट की अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ाती, बल्कि जो एसेट हम खरीदते हैं, जो एक्सपेंडिचर करते हैं, उससे जो गुड्स परचेज होता है, उसको का फॉर्म बदल के उसको हम लोग प्रोसेस करके उससे हम लोग और चीज़ें मैन्युफैक्चर करके उसका वैल्यू बढ़ा देते हैं। या ट्रेडिंग फर्म है, तो जो हम लोग गुड्स को प्रोक्योर करने में, सर्विसेज को प्रोक्योर करने में, जिसको हमको बेचना है, जो पैसा लगाते हैं, इंक्लूडिंग दैट फ्रेट, कैरेज, कार्टेज, गोडाउन रेंट, etc, वो सब हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। दूसरा, दे डोंट इनहांस द अर्निंग कैपेसिटी। अर्निंग कैपेसिटी नहीं बताते, और दे आर ऑफ रिकरिंग नेचर। दे आर ऑफ रिकरिंग नेचर, ये बार बार होते हैं। दे आर ऑफ रिकरिंग नेचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है हमको बार बार करना पड़ता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक बार किया या फिर वर्षों तक नहीं करना पड़ेगा, उस संबंध में दूसरे आइटम के संबंध में करना पड़ सकता है, लेकिन रेवेन्यू सैलरी हर महीने देना है, दैट गुड्स हर रोज़ खरीदना है या 2-3-4 दिन पर खरीदना है। उसी तरह अगर कोई सर्विसेज ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज रोज़ लगना है, रोज़ भरना है। तो इस तरह की चीज़ें को हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं। उदाहरण के लिए मैंने बताया, गुड्स परचेज है, पेमेंट ऑफ रेंट है, सैलरी है, कमीशन है, डिप्रिसिएशन है, बैड डेट्स है। बैड डेट्स डिप्रिसिएशन
भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही आता है। अब डिप्रिसिएशन क्या है? डिप्रिसिएशन जैसे हम लोग आगे पढ़ना है डिटेल में, यहाँ के लिए इतना ही काफ़ी है कि डिप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन दी वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट जब हम यूज़ करते हैं तो फिक्स्ड एसेट के ऑपरेटिंग लाइफ जो है उसका वह उतना पार्ट तो उस साल जिस साल हम अर्न करते हैं, जिस साल का हम लोग प्रॉफिट और लॉस असर्टेन कर रहे हैं, जिसका अकाउंटिंग कर रहे हैं, जिस पीरियड का, उतने का हमने यूज़ कर लिया। अब उसकी यूज़ के बदले में हम करा तो कुछ ना कुछ उसका पोर्शन डिप्लीट ये हुआ, डिप्रिशिएट हुआ, कुछ ना कुछ पोर्शन जो मशीनरी का तो यूज हुआ, उसके लिए हम लोग जो चार्ज करते हैं उसको डिप्रिसिएशन कहते हैं। उसी तरह हमारे डेटर्स में से कुछ डेटर्स हमारे ऐसे होते हैं जो नहीं देते हैं पैसा, तो हमारे लिए नुकसान है, तो उसको भी हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लेते हैं। इसके अतिरिक्त जितने तरह के खर्च हैं, इनडायरेक्ट खर्च छोटे मोटे या जो भी डायरेक्ट खर्च छोटे मोटे, वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही आते हैं। अब हम लोग बात करेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू है if the benefit of revenue expenditure is likely to accrue to firm over a period of several years, such revenue expenditure are termed as deferred revenue expenditure। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हम लोग कर रहे हैं मतलब ये रही एक्सपेंडिचर, लेकिन उसका बेनिफिट फर्म को, बिजनेस को लंबे समय तक भविष्य में मिलेगा। लंबे समय का मतलब है यहाँ मोर देन 12 मंथ्स, 2 साल तक मिलेगा, 3 साल तक मिलेगा, 4 साल तक मिलेगा, 5 साल तक मिलेगा, 6 साल तक मिलेगा, तो उसको हम लोग कैपिटल दैट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन उसको हम लोग डेफर कर देते हैं। डेफर कर देते हैं मतलब उसको हम लोग उसी साल में चार्ज नहीं करके लंबे समय, लंबी अवधि में जितनी अवधि तक उससे बेनिफिट मिलता रहेगा उतनी अवधि तक चार्ज करेंगे मतलब उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के द्वारा राइट ऑफ करेंगे। एक बार ही उसका हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे चार्ज नहीं करेंगे। इसका रैशनल ये है कि अगर उस खर्च से हमको लंबे समय तक बेनिफिट मिल रहा है और उसको अगर चार्ज हम 1 साल में कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि जिस साल हम वो चार्ज कर रहे हैं उस साल फर्म को लॉस हो जाए या उसका प्रॉफिट बहुत कम हो जाए, जो किसी भी बिजनेस हाउस के लिए एक अच्छी स्थिति नहीं है। उसके फिनेंशियल अकाउंट्स के प्रेजेंटेशन के लिहाज से मैसेज जा सकता है आम पब्लिक में कि फर्म अच्छा नहीं कर रही है, तो लेकिन फैक्ट ये नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में अकाउंटिंग में प्रावधान है कि अगर कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया जाता है, उसका बेनिफिट लंबे समय तक मिलता है, तो उसको डेफर कर देते हैं मैंने उसको हम कई सालों में राइट ऑफ करते हैं। उसको हम लोग कई सालों में राइट ऑफ करते हैं मतलब उसको पार्ट करके राइट ऑफ करते हैं। और जैसे उदाहरण के लिए हमने यहाँ दिया है ह्यूज अमाउंट स्पेंट ऑन एडवर्टीजमेंट। अगर एडवर्टीजमेंट कोई नया प्रोडक्ट है, उसका एडवर्टीजमेंट कैंपेन हम चलाते हैं या एडवर्टीजमेंट सेल्स प्रमोशन के लिए ह्यूज एडवर्टीजमेंट पर खर्च करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट अगर बिकने लगता है और उसका बेनिफिट है तो फर्म को लंबे समय तक मिलेगा। उसी तरह मिनरल का एक्सप्लोरेशन है, मिनरल का एक्सप्लोरेशन एक्सपेंसेस जो है माइंस का, पेट्रोल का पता लगाने के लिए, कोयला का पता लगाने के लिए, माइका का पेट्रोल, दैट कोल, दैट माइका, कॉपर, एनी मिनरल का जो ये खोज करने के लिए, उसको सर्च करने के लिए, उसका पता करने के लिए जो हम खर्च करते हैं, तो वो तो खर्च हम एक से अवधि में करते हैं। अगर खोज सफल होता है तो उसका बेनिफिट तो हमको लंबे समय तक मिलेगा, तो उसको हम लोग लंबे समय तक
धीरे धीरे उसको राइट ऑफ करेंगे, एक बार नहीं करेंगे। उसी तरह रिसर्च डेवलपमेंट से संबंधित दो एक्सपेंसेज होते हैं। रिसर्च डेवलपमेंट का जो एक्सपेंसेज है उसका बेनिफिट तो लंबे समय तक मिलता है, तो इसलिए उसको भी हम लोग लंबे समय में राइट ऑफ करते हैं। इसके लिए कुछ लीगल प्रावधान है, या तो हम लीगल प्रावधान का फॉलो करते हैं या नॉर्मल जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस है उसके अंतर्गत करते हैं। अब इसको हम लोग इस तरह है एक समझ सकते हैं। सपोज मारुति सुजुकी ने जब यहाँ डिजायर ब्रांड का लाया मार्केट में, तो उसने 5 करोड़ रुपए खर्च किया। उसने 5 करोड़ रुपए खर्च किया, 5 करोड़ रुपए खर्च किया। मारुति सुजुकी को ये पता है कि इसका जो कैंपेन है इसका लाभ हमको अगले 5 सालों तक मिलेगा, ठीक है। अगले 5 सालों तक मिलेगा। अब मारुति सुजुकी क्या करेगी, ये 5 करोड़ जिस साल उसने खर्च किया उसी साल राइट ऑफ नहीं करेगी, या पीएल अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज नहीं करेगी, उसमें से 1 करोड़ ही करेगी। तो उसका बेनिफिट 5 साल तक मिलना है। फिर अब कितना रह जाएगा हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, 4 करोड़। दूसरे साल में भी 1 करोड़, तीसरे साल में भी 1 करोड़, चौथे साल में भी 1 करोड़, 5वें साल में ही भी 1 करोड़। इस तरह 5 ईयर्स में 5 करोड़ मारुति सुजुकी राइट ऑफ करते हैं। इसको कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर हो गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनकम, इनकम क्या है? इनकम के बारे में कहा जाता है इनकम इज एन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, इज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। प्रॉफिट का वह अमाउंट है जो एक अकाउंटिंग पीरियड में हम अर्न करते हैं। इनकम वो प्रॉफिट है जो एक अकाउंटिंग पीरियड में हम अर्न करते हैं, ठीक है। या इसको दूसरे शब्द में कह सकते हैं इनकम इज द अमाउंट दैट एक्सीड्स, या हम लोग कह सकते हैं कि इनकम इज एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर, ओवर एक्सपेंसेस, ओवर एक्सपेंस। इनकम इज द अमाउंट डिनोटेड बाय एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। तो इसको हम लोग एक मैथमेटिकली भी कह सकते हैं इनकम इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। रेवेन्यू जितना अधिक होता है एक्सपेंस से वो इनकम होता है। कहने का मतलब हमने एक गुड्स खरीदा 1 करोड़ में, हम लोगों ने परचेज किया और हम लोगों ने सेल किया 1.25 करोड़ में। तो ये 2.25 जो करोड़ जो हमारा क्या हो गया, ये 0.25 करोड़ ये हमारा इनकम हो गया, ठीक है। इनकम को हम प्रॉफिट भी समझ सकते हैं। प्रॉफिट क्या होता है? एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस, दैट इज प्रॉफिट। इसी तरह हम लोग ने एक्सपेंडिचर की बात की थी, तो जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसको एक्सपेंस भी कहते हैं, ये बात शायद की थी।
उसको एक्सपेंस भी कहते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर को एक्सपेंस नहीं कहते। अब लोग आगे बढ़ते हैं। स्टॉक और इन्वेंट्री किसको कहते हैं? स्टॉक और इन्वेंट्री रेफर्स टू वैल्यू ऑफ गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर के एंड में या किसी समय जब स्टॉक टेक किया जाता है, स्टॉक लिया जाता है, उस समय जो गुड्स और जो गुड्स का वैल्यू है, उस समय जो गुड्स का वैल्यू है जो अभी तक नहीं बिका है, उसको हम लोग स्टॉक और इन्वेंट्री कहते हैं। ऐसी चीज़ें जो हमारे बिजनेस में अभी मौजूद है, वो बिजनेस जिसमें हम डील करते हैं, उसको हम लोग स्टॉक कहते हैं। ऐसी है गुड्स का मतलब ही होता है द थिंग्स इन विच वी डील इन। तो द थिंग्स इन विच द बिजनेस डील्स इन। तो ऐसी स्थिति में गुड्स वह होता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी खास दिन, चाहे वो अकाउंटिंग पीरियड का एंड हो या कोई भी दिन हो, जिस दिन स्टॉक की गणना की जा रहा है, स्टॉक की गणना की जा रही है। जो बच गया है, जो अनसोल्ड है, चाहे जो अनकंज्यूम्ड है, उसको स्टॉक कहते हैं। अब स्टॉक या इन्वेंट्री भी, उसको इन्वेंट्री भी कहते हैं। इन्वेंट्री भी 3 तरह के होते हैं। एक रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री होता है, एक वर्क इन प्रोग्रेस का इन्वेंट्री होता है, एक फिनिश गुड्स का इन्वेंट्री होता है या स्टॉक होता है। रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल वह मटेरियल है जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा खरीदी जाती है। उनको प्रोसेस करके उनसे मैन्युफैक्चरिंग करके, मैंने उन पर काम करके, उसके रूप को बदल करके उसमें वैल्यू क्रिएट करने के लिए, जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसमें सिर्फ रॉ मटेरियल खरीदा जाता है। रॉ मटेरियल क्या होता है? कॉटन होता है। रॉ मटेरियल क्या होता है? जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसमें देखिए कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होती है किस चीज़ की? कपड़े की। तो कपड़े बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? कॉटन बॉल खरीदते हैं, कॉटन। फिर मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? यार्न बनाया जाता है प्रोसेस करके। फिर क्या होता है? निटिंग वगैरह होती है और फिर क्लोथ बनता है। तो कॉटन क्या हुआ हमारे लिए? कॉटन हमारे लिए रॉ मटेरियल हुआ। हमारे लिए नहीं, दैट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। यार्न क्या हुआ इसके लिए? यार्न इसके लिए हुआ वर्क इन प्रोग्रेस। और क्लोथ क्या है इसके लिए हुआ? फिनिश्ड गुड्स। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जितना होता है वो सिर्फ फिनिश गुड्स ही खरीदते हैं। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जितने होते हैं वो सिर्फ फिनिश गुड्स ही खरीदते हैं, जो रेडी फॉर सेल होता है, जो रेडी फॉर सेल होता है। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जितने हैं वो सिर्फ ट्रेडिंग हाउस जो होते हैं वो सिर्फ चीज़ें खरीदते हैं जो फिनिश्ड होती हैं, उस पर वो काम नहीं करती। ठीक है, तो उनके यहाँ जो इन्वेंट्री होता है वो सिर्फ फिनिश गुड्स का ही होता है, वर्क इन प्रोग्रेस या रॉ मटेरियल का नहीं होता है। ठीक है, रॉ मटेरियल को हम लोगों ने यहाँ ये किया है, बताया है
गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोसेस्ड, उसको रॉ मटेरियल कहते हैं. वर्क इन प्रोग्रेस, गुड्स इन बिटवीन प्रोसेस, नाइदर रॉ मटेरियल नॉर इन फिनिश्ड फॉर्म. जो प्रोसेस में है नहीं तो वो रॉ मटेरियल है, नहीं वो फिनिश गुड बना है, बल्कि बीच वाले कहीं जगह पर है, बीच में कहीं है. फिनिश गुड्स क्या है? जो रेडी फॉर सेल है, जो रेडी फॉर सेल है, जो तैयार हो गया है और उसको बिकना है. ठीक है. और इसी तरह रॉ मटेरियल भी है, वर्क इन प्रोग्रेस भी और फिनिश गुड्स भी. तीनों के 3 प्रकार होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं. जैसे रॉ मटेरियल जो होता है उसका ओपनिंग स्टॉक होता है, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक होता है, रॉ मटेरियल का एवरेज स्टॉक होता है, या ओपनिंग स्टॉक और इन्वेंट्री होता है, क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंट्री होता है, एवरेज स्टॉक और इन्वेंट्री होता है. इसी तरह वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक होता है, दैट क्लोजिंग स्टॉक होता है और एवरेज स्टॉक होता है. उसी तरह फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है, एवरेज स्टॉक होता है. ट्रेडिंग हाउस में सिर्फ फिनिश गुड्स का ये स्टॉक रहता है, मैन्युफैक्चरिंग हाउस में रॉ मटेरियल का भी स्टॉक रहता है, वर्क इन प्रोग्रेस का भी स्टॉक रहता है. अब ओपनिंग स्टॉक क्या है? गुड्स लाइंग अनसोल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर के शुरू में जो गुड्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पड़े हुए हैं उनको ओपनिंग स्टॉक कहते हैं. उसी तरह अकाउंटिंग ईयर के अंत में जो गुड्स अनसोल्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत के भीतर पड़े हुए हैं उनको अनसोल्ड, उनको क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं. और ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के एवरेज को एवरेज स्टॉक कहते हैं. मतलब ओपनिंग प्लस स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाई 2. तो इसको चूँकि 2 फिगर मिलेंगे तो इसलिए बाई 2. ठीक है. अब हम लोगों ने समझ लिया स्टॉक या इन्वेंट्री क्या है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कभी भी. अब हम लोग बात करेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स. ट्रेड रिसीवेबल्स क्या है? ट्रेड रिसीवेबल्स आर दोज पर्सन्स और फर्म्स to whom goods are sold or oblique services are rendered on credit or they have agreed in writing to pay the specified amount at a future date. ठीक है. ट्रेड रिसीवेबल्स वे व्यक्ति हैं जो जिनको गुड्स या सर्विसेज क्रेडिट पर बेचा गया. एक वो हो गए, वो हमको पैसा देने के लिए राइटिंग में एग्री कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, वो भी ट्रेड रिसीवेबल्स की श्रेणी में आएंगे. या ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हमसे गुड्स लिया है और लिख कर भी दिया है राइटिंग में कि एक निश्चित अमाउंट हम एक फ्यूचर डेट को आपको देंगे. ठीक है. तो ऐसे व्यक्तियों को भी, या ऐसे व्यक्ति जिसने उधार माल लिया है, उनको बिजनेस ट्रेड रिसीवेबल्स के श्रेणी में रखता है. ठीक है. अब ट्रेड रिसीवेबल्स को भी हम लोग 2 भागों में बांटते हैं. एक होता है डेटर्स और एक होता है बिल्स रिसीवेबल. अब डेटर्स क्या होता है? द पर्सन्स और फर्म टू हुम गुड्स आर सोल्ड सर्विसेज आर रेंडर्ड ऑन क्रेडिट. ऐसे फर्म या व्यक्ति जिनको चीज़ें बेची गई हैं या सर्विसेज रेंडर किया गया है क्रेडिट पर, उनको हम लोग डेटर्स कहते हैं. मतलब उनसे हमको पैसा लेना है, चीज़ें उधार उनको दी गई हैं या सर्विसेज उनको उधार पर दिया गया है. जैसे गुड्स सोल्ड टू राम फॉर ₹5,000. राम को 5,000 का गुड्स दिया गया. क्रेडिट शब्द यहाँ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन राम का नाम लिखा हुआ है, कैश भी नहीं लिखा हुआ है. इसका मतलब है कि क्रेडिट पर दिया गया है.
बाद में और उसके बारे में जब हम लोग जनरल बात करेंगे तो डिटेल में अध्ययन करेंगे। हम यहाँ लिख भी देते हैं अनक्रेडिट, अभी इस स्टेज में आपको समझने के लिए। सर्विसेज रेंडर टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रुपीज़ इतना अनक्रेडिट। क्लियर है? अगर स्टेट बैंक ने किसी की सेवा ली है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की सेवा ली है, उसका पैसा अभी तक नहीं दिया गया है, चूँकि बिल बाद में जाता है तो बिल बाद में मिलता है, तो वो जब बिलिंग करेगा इलेक्ट्रिसिटी विभाग तो वो उसका डेटर्स होगा। इलेक्ट्रिसिटी विभाग का डेटर्स कौन होगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चूँकि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी अनक्रेडिट सप्लाई किया। इसी तरह जो हम लोग पोस्ट पेड मोबाइल बिल है, वो भी हमारा एक डेटर है, मोबाइल ऑपरेटर जो है। तो कई तरह के एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। अब बिल्स रिसीवेबल की बात हम लोग कर रहे हैं। बिल्स रिसीवेबल क्या है? बिल्स रिसीवेबल इज ए डायरेक्शन इन राइटिंग गिवन बाय द सेलर, सेलर जिसको ड्रॉअर भी कहते हैं, ऑफ गुड्स और सर्विसेज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय द बायर, उसको ड्रॉ भी कहते हैं, टू पे द स्पेसिफाइड अमाउंट एट ए फ्यूचर डेट। ठीक है? एक सेलर ऑफ गुड्स के द्वारा लिखा हुआ डायरेक्शन है जिसको हम लोग ड्रॉअर भी कहते हैं, और जो ड्यूली बायर के द्वारा एक्सेप्ट होता है जिसको ड्रॉ भी कहते हैं, टू पे स्पेसिफाइड अमाउंट एट ए, एक निश्चित अमाउंट फ्यूचर समय पर पे करने के लिए, टू हिम और टू हिज ऑर्डर, उसको या उसके द्वारा ऑर्डर दिए हुए किसी भी व्यक्ति को, तो उसको हम लोग बिल रिसीवेबल कहते हैं। बात समझ में आ गई? सपोज किसी ने सेल किया और वो जो सेलर है वो बायर को नहीं जानता है, तो कहेगा कि आप बिल पे एक्सचेंज में आप पर एक लिखता हूँ और आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट आप कर लीजिए कि इतने समय के बाद ये पैसा आप दे दीजिए। तो अगर बायर उसको एक्सेप्ट कर लेता है और वो शीट ऑफ पेपर सेलर को लौटा देता है, तो सेलर के लिए ये जो डॉक्यूमेंट हो गया वो बिल रिसीवेबल्स हो गया। ठीक है? तो जो बायर हुआ वो क्या हुआ? वो एक ट्रेड रिसीवेबल्स हो गया सेलर के लिए। क्लियर हो गया? अब हम लोग बात करेंगे ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स क्या होता है? द पर्सन और फर्म फ्रॉम whom the business entity has either purchased goods or received services on credit or accepted in writing to pay the specified amount at a future date to seller of goods or services or to his order। अगर बिजनेस हाउस में ट्रेड पेएबल्स क्या है? ट्रेड पेएबल्स आर द पर्सन्स और फर्म्स फ्रॉम whom द बिजनेस एंटिटी, जिससे बिजनेस एंटिटी ने हैज आइदर परचेज गुड्स और रिसीव्ड सर्विसेज ऑन क्रेडिट और एक्सेप्टेड इन राइटिंग, जिसने सर्विसेज रिसीव किया है या गुड्स क्रेडिट पर खरीदा और राइटिंग में स्वीकार किया है कि हम दोनों में से कोई चीज़ हो सकती है, या तो खरीदा है, एक बात यहाँ तक हो सकती है, तब भी वो ट्रेड पेएबल्स है। ऑर्गेनाइजेशन ने अगर खरीदा है उधार सर्विसेज या गुड्स, तो वो ट्रेड पेएबल्स है उस व्यक्ति का जिसने सेल किया है। उसी तरह अगर ऑर्गेनाइजेशन ने ये लिख के दिया है किसी सेलर को
जो उसको गुड्स या सर्विसेज या क्रेडिट पर देता है कि इतने समय के बाद मैं आपको इतना पैसा आपको या आपके बताए हुए किसी व्यक्ति को दे दूँगा, तो वो उसके लिए ट्रेड पेबल्स है। अब ट्रेड पेबल्स भी दो तरह के होते हैं, एक होता है क्रेडिटर्स, एक होता है बिल्स पेबल। अब इसमें दोनों जो बातें हैं अलग अलग मैंने बताई है। द पर्सन और फर्म्स फ्रॉम whom द बिजनेस एंटिटी हैज़ परचेज गुड्स और रिसीव्ड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। ऐसे पर्सन जिससे बिजनेस एंटिटी ने गुड्स या सर्विसेज क्रेडिट पर खरीदा है उसको क्रेडिटर्स कहते हैं। जैसे परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ₹5,000, तो मोहन क्या है, फर्म के लिए, बिजनेस हाउस के लिए क्रेडिटर्स है। रिसीव्ड सर्विसेज ऑफ श्याम ₹10,000, तो श्याम क्या है, श्याम फर्म के लिए, बिजनेस एंटिटी के लिए क्रेडिटर्स है। उसी तरह बिल्स पेबल होता है व्हेन ए सेलर ऑफ गुड्स डायरेक्ट बायर टू पे to him or to his order a specified amount and it is duly accepted by the buyer, it becomes bill payable for the buyer। ठीक है, अगर एक सेलर एक इंस्ट्रक्शन देता है राइटिंग में और बायर मतलब जो फर्म है बाय कर रहा है, जो एंटिटी है बिजनेस एंटिटी जो बाई कर रहा है, उसने उसको एक्सेप्ट किया है कि हम इतना अमाउंट इतने समय के बाद आपको पेमेंट करूँगा या आपके बताए हुए किसी व्यक्ति को पेमेंट करूँगा, तो वो बिल्स पेबल उसको कहते हैं। वो एक शीट ऑफ पेपर पर जो सेलर होता है, अगर सेलर होता है वो बिजनेस एंटिटी को नहीं जान रहा है जिसका अकाउंट हम लोग बना रहे हैं, तो वो ऐसी स्थिति में क्या कहेगा, ठीक है हम सेल तो कर देते हैं लेकिन आप लिख के दीजिए कि इतने समय में जो सेल का प्राइस है, जो वैल्यू है, ये आप हमको दे दीजिएगा, और वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। हमको या हमारे बताए हुए किसी व्यक्ति को दे दीजिएगा और वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसके लिए वो बिल्स पेबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा, जो सेलर होगा वो ड्रॉर होगा और जो बिजनेस है वो क्या होगा, ड्रॉइंग होगा। हम लोग आगे की बात करते हैं। डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट इज ए रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स बाय द बिजनेस एंटिटी टू इट्स कस्टमर। ठीक है, अपने कस्टमर को बिजनेस हाउस के द्वारा गुड्स के प्राइस में जो रिडक्शन दिया जाता है उसको डिस्काउंट कहते हैं। इसके अतिरिक्त भी रिडक्शन इन द अमाउंट ड्यू टू इंड्यूस प्रॉम्प्ट पेमेंट। डिस्काउंट इज रिडक्शन इन द अमाउंट ड्यू टू इंड्यूस प्रॉम्प्ट पेमेंट। अगर कोई पैसा किसी के यहाँ हमारा बकाया है और जल्दी हम उसका पेमेंट लेना चाहते हैं, या दूसरे किसी का पैसा अगर हमारे यहाँ बकाया है, वो जल्दी पेमेंट लेना चाहता है, तो उसका अमाउंट हमारे यहाँ ड्यू है, तो ड्यू अमाउंट को जल्दी वसूल करने के लिए जो हम रिडक्शन देते हैं उस ड्यू अमाउंट में, उसको भी डिस्काउंट कहते हैं। इस तरह डिस्काउंट दो तरह का होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है, एक कैश डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट इज रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज एट ए फिक्स्ड परसेंटेज ऑन दी लिस्ट प्राइस और कैटलॉग प्राइस। लिस्ट प्राइस और कैटलॉग प्राइस क्या होता है? एक प्राइस लिस्ट होता है, प्राइस लिस्ट मतलब डिफरेंट वस्तुओं का जो कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो मैन्युफैक्चर द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है या सप्लाई किया जाता है, उसका प्राइसेज दिया रहता है, उसी को लिस्ट प्राइस कहते हैं या प्राइस लिस्ट कहते हैं या कैटलॉग कहते हैं। कैटलॉग प्राइस कहते हैं बाई मैन्युफैक्चरर और होलसेल
manufacturer to wholesaler and wholesaler to retailer. Percentage on the list price or catalog price by manufacturer to wholesaler and wholesaler to retailer. प्राइस में जो मैन्युफैक्चरर से लिस्ट प्राइस में या कैटलॉग प्राइस में मैन्युफैक्चरर द्वारा जो होलसेलर को दिया जाता है और होलसेलर द्वारा रिटेलर को दिया जाता है एक निश्चित परसेंटेज का रिडक्शन कैटलॉग प्राइस से या दैट लिस्ट प्राइस से, उसको हम लोग ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं. द रिडक्शन इज पास थ्रू इनवॉइस एंड नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट. ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री नहीं करते हैं, इसलिए कि उसका जो भी ट्रीटमेंट करना है उसको इनवॉइस जो मैन्युफैक्चरर के द्वारा या होलसेलर के द्वारा बनाया जाता है उसी में उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाता है, उसकी लेखा कर दी जाती है, उसको घटा दिया जाता है. ठीक है. दिस डिस्काउंट इज अलाउड टू प्रमोट बल्क सेल और परचेज. इस डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? बल्क सेल प्रमोट